तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पढ़ने। आज का वीडियो लेक्चर फिजिक्स फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसमें हम लास्ट डे स्टार्ट किया था और लास्ट डे हमने पढ़ा था इसमें से क्या जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे, जितने भी आपके हर प्रकार के चाहे उसमें न्यूमेरिकल हो या आपका हर प्रकार से कैसे भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा पूरी तरह से। आज हम इसको इस चैप्टर से पढ़ने वाले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग में आते हैं। ये चैप्टर वास्तव में बहुत ही लंबा चैप्टर है, आपको लेंदी चैप्टर इससे आपके हर प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग हो अथवा वेरी शॉर्ट हो। इसी चैप्टर से आपके हर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग होता है तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल मिनिमाइज करके पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर साल आते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, इसमें लिखा है कि बल आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। यानी कि आपसे पूछा गया कि बल आघूर्ण आखिर होता क्या, यानी कि टॉर्क होता है, यानी कि फोर्स यानी कि टॉर्क होता है, उसमें आप क्या समझते हैं। तो देखिए बल आघूर्ण आखिर होता क्या, तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाने के कोई निकाय है, ठीक है। इस प्रकार से हमने कोई निकाय बना लिया बंद है की, ठीक है। और इसमें क्या इस प्रकार से निकाय है, इसकी क्या त्रिज्या, यानी कि यहाँ से हमने इस प्रकार से बल लगाया, इसके ऊपर क्या क्षैतिज यानी कि लंबवत हमने इसके ऊपर बल लगाया, यानी कि हम यहाँ से इसमें बल अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से तो बल यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाएगा इस प्रकार से। तो इसको पहले और आप इसकी डेरिवेशन समझेंगे, यानी कि थ्योरी इसकी समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा। तो देखिए लिखा, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल इस प्रकार से आरोपित किया, यदि किसी पिंड पर कि मान लीजिए पिंड है, इस पर हम कोई बाह्य बल लगा रहे हैं, देखिए। तो यदि किसी पिंड पर बाह्य बल इस प्रकार से आरोपित किया जाए कि लगाया गया बल पिंड की क्रिया रेखा के लंबवत, यानी कि लगाया गया बल जो हम इस पर बल लगा रहे हैं वो क्रिया रेखा के लंबवत यानी कि 90 डिग्री इस पर बनाता हो। तो देखिए लगाया गया बल पिंड की क्रिया रेखा के लंबवत हो तथा लगाया गया बल उस पिंड को अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, यानी कि आप जो इस पर बल लगा रहे हो, जो पिंड है आपका, यानी कि मूव इस प्रकार से वो अक्ष के परितः इस प्रकार से मोशन करेगा, इस प्रकार से वो गति गोल करेगा। देखिए इतना समझ गया कि नहीं। यदि किसी पिंड पर बाह्य बल इस प्रकार से आरोपित किया जाए कि लगाया गया बल पिंड की क्रिया रेखा के लंबवत हो तथा लगाया गया बल उस पिंड को उसके अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, तो पिंड पर लगाया गया बल व क्रिया रेखा के गुणनफल को उसका तो पिंड पर लगाया गया बल व क्रिया रेखा के गुणनफल को उसका बल आघूर्ण कहते हैं। इसे हम किससे टो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसके देखो डेरिवेशन पर आते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे हल करेगा, इसका फॉर्मूला देखिए। तो देखिए यदि किसी पिंड पर लिखा, यदि किसी पिंड पर आरोपित किया गया बल F, यदि मान लीजिए आप किसी पिंड पर F बल लगा रहे हैं, कितना F बल आप किसी पिंड के ऊपर आरोपित करते हैं, तो उसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार से लिखा है, तथा यदि किसी पिंड पर लगाया गया आरोपित किया गया बल F होता था, उस पिंड की क्रिया रेखा की दूरी R होता था, उस पिंड की क्रिया रेखा की दूरी R हो, तब उस पिंड पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण, यानी टो बराबर क्या हो जाएगा F मल्टीप्लाई R। यहाँ पे देखो डॉट मत कर देना गलती से भी, वरना आपका तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें आपको दिशा बहुत जरूरी है, इसलिए आपको क्या इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, डॉट मल्टीप्लाई मत करना। तो देखिए तो टो बराबर क्या हो जाएगा बल गुणा लंबवत दूरी के इस प्रकार के गुणनफल को हम क्या बल आघूर्ण के नाम से हम जानते हैं। इसका मात्रक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट कभी का शॉर्ट क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, इसका मात्रक आखिर होता क्या। देखिए तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर यानी कि न्यूटन डॉट मीटर यानी कि न्यूटन मीटर होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है तथा यह एक ऐसी सदृश राशि यानी कि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई होता है, डॉट प्रोडक्ट इसमें अप्लाई नहीं होता है। तो देखिए अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पता नहीं तो आप हमारी वीडियो जो पिछली वीडियो उसमें आपको जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा। तो जो हमारी इसमें सदस्य वाली वीडियो उसको आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखो इसका इंपॉर्टेंट नोट इसमें लिखा है, यदि, ठीक है, इस प्रकार से देखिए यदि किसी पिंड पर, ठीक है, यदि किसी पिंड पर आरोपित किया गया बल उस पिंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते, यानी कि यदि आप किसी पिंड पर बल लगाए वो क्लॉकवाइज ना घूम करके एंटी क्लॉकवाइज घूमे, इस प्रकार से अपोजिट यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमने की प्रवृत्ति रखता है, तो उस तो बल आघूर्ण का मान कैसा धनात्मक होगा। तो बल आघूर्ण का मान कैसे धनात्मक होगा, यदि क्लॉकवाइज घुमाने प्रवृत्ति यानी कि वो पिंड इस प्रकार से गति करे, ठीक है। यदि क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो बल आघूर्ण का मान कैसे ऋणात्मक होगा, ठीक है। यदि क्लॉकवाइज घूमे तो कैसे बल आघूर्ण का ऋणात्मक होगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो बल आघूर्ण का मान कैसे धनात्मक हमारे इस प्रकार से होगा। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा कि कोणीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कोणीय त्वरण क्या होता है, तो कोणीय त्वरण क्या होता है, देखिए तो कोणीय त्वरण क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से वृत्ताकार पथ पर एक कण बनाना है, यानी कि जो कण है आपका, ये आपका कण है, इसका द्रव्यमान कुछ होगा और देखो इसकी त्रिज्या है, तो इस प्रकार से गति कर रहा है, यहाँ से गति करते हुए यहाँ पर इस प्रकार से मोशन कर रहा है एक कण आपका इस प्रकार से वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार से गति कर रहा है। तो देखिए कोणीय गति में किसी पिंड के कोणीय वेग परिवर्तन की दर को, कोणीय गति यानी कि कैसी गति कर रहा है, कोण बनाते हुए गति कर रहा है। तो देखिए कोणीय गति में किसी पिंड के कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है।
तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, कोणीय त्वरण बराबर होता है हमारे इस प्रकार से 1/r मल्टीप्लाई ए, ठीक है, 1/r मल्टीप्लाई ए। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कोणीय त्वरण को। तो ए बराबर हम इसको बिल्कुल सिंपल से लिख सकते हैं, ए बराबर क्या आर अल्फा हमारा बन जाएगा कोणीय त्वरण का फॉर्मूला। कोणीय त्वरण का इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बराबर आर अल्फा। इसको हम अप्लाई करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें लिखा जड़त्व आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन आपका ऐसा है जो शॉर्ट में आ सकता है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है, अथवा लॉन्ग में आने तक की हिम्मत रखता है क्वेश्चन। तो देखिए जड़त्व आघूर्ण आकर होता क्या है, देखिए ये मान लीजिए कोई कण है, ठीक है, ये कोई कण है इस प्रकार से। अब देखो ये कण अपनी अक्ष की परत है, कण ऐसे तो मूव कर रहा है, इसके साथ साथ इसके अपनी जो अक्ष की परत है, जैसे पृथ्वी घूमती ना, पृथ्वी परिक्रमा तो लगा रही, साथ साथ अपनी अक्ष की परत भी घूम रही है। तो देखिए भाई इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाना, कोई कण है वो अपनी अक्ष की परत इस प्रकार से घूम रहा था। देखिए घूर्णन गति क्वेश्चन लिखा आपका आंसर में इस प्रकार से। तो देखिए घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड द्वारा, ठीक है, घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड द्वारा अपनी आघूर्णों के विरोध करने की प्रवृत्ति, अपने आघूर्णों के विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व आघूर्ण हम कहते हैं। अपने आघूर्ण के विरोध करने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मेन फॉर्मूला ये रहेगा आपका, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान बाद गुणन अक्ष से दूरी के घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल यानी कि m.r² के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट नोट लिखा हमारा क्या, कि किसी पिंड का क्या लिखा, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है। यानी कि कोई पिंड है तो उसके द्रव्यमान व उसके द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है इस प्रकार से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखा है कि कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत आपको बताना है। इसमें पूछा गया कि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से समझाइए, अथवा आपसे पूछ सकते हैं कोणीय संवेग संरक्षण की व्याख्या कीजिए। देखिए तो कोणीय संवेग संरक्षण क्या होता है, देखिए हमारा वही कण लिखा है इस प्रकार से। ये कण आपकी अपनी अक्ष की परत इस प्रकार से गति कर रहा है, ठीक है। तो इस कण का मान लीजिए आई आपका क्या जड़त्व आघूर्ण, इस प्रकार से आई क्या होगा इसका जड़त्व आघूर्ण, तथा इस पर लगने वाला आपका टो क्या बल आघूर्ण होगा, यानी कि इसका मान कितना 0 हमने लिया, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को आपको समझाना है। तो देखिए अपनी अक्ष की परत घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड पर यदि कोई बल आघूर्ण कार्य ना करे, यानी जब कोई पिंड अपनी अक्ष की परत घूम रहा है उस पर कोई भी बल आघूर्ण कार्य ना करे, तो अपनी अक्ष की परत घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड पर यदि कोई बल आघूर्ण कार्य ना करे, तो ऐसी स्थिति में उस पिंड का कोणीय संवेग कैसा, तो ऐसी स्थिति में उस पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित हो जाता है। अतः हम इसको लिख सकते हैं कि आई ओमेगा बराबर कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, आई ओमेगा बराबर कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको और भी लिख सकते हैं। देखो I1 ओमेगा बराबर, ठीक है, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, इस प्रकार से इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब इसको और इम्पोर्टेंट बढ़ाते हैं आपको। तो हमने इस प्रकार से इसको I1 ओमेगा 1 लिखा और इसको I2 ओमेगा 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए अब लिखा माना कि किसी पिंड पर जड़त्व आघूर्ण I है, ठीक है, माना किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण I है तथा यह पिंड अपनी अक्ष के परत अल्फा कोणीय त्वरण से घूर्णन गति कर रहा है, तथा यह कण अथवा पिंड अपनी अक्ष के परत अल्फा कोणीय त्वरण से घूर्णन गति कर रहा है। गति करने के दौरान इस पिंड पर बाहर से कोई बल, ठीक है, बाहर से कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता, यानी कि टो का मान कितना आपका 0 है। अतः कोणीय अतः पिंड का कोणीय संवेग क्या होता है हम जानते हैं, कोणीय संवेग G बराबर क्या होता है, लेखी संवेग P बराबर mb होता है, कोणीय संवेग G बराबर क्या होता है I ओमेगा, कोणीय संवेग क्या होता है आपका I ओमेगा होता है। तो इस प्रकार से हमने इसको लिखा G बराबर I ओमेगा। अब देखें कोणीय संवेग परिवर्तन दर क्या करेंगे, तो दोनों जब भी आपको दर पूछा है तो किसके हमेशा समय से आपको भाग देना है कि टी से आपको उसमें भाग कर देना है। तो देखिए लिखा कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, तो देखो इसमें हम टी से भाग करें डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी बराबर आई डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। हमने इस प्रकार से संवेग परिवर्तन दर को निकालने के लिए इस प्रकार से हमने इसमें कर दिया। अब देखिए चूँकि हम जानते हैं कि आई ओमेगा, ठीक है, इस प्रकार से हम जानते हैं कि आई डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या होता है, टो होता है हमारा बल आघूर्ण। अतः हम इसको ले सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, इसके बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या इसकी जगह लिख सकते हैं हम क्या टो, तो हमने इसकी जगह लिख दिया टो इस प्रकार से। अब बढ़ते हैं इसके आगे। चूँकि इस पिंड पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता इसलिए हम इसमें लिखें टो बराबर क्या 0 लिखा हमने। तो गति के दौरान क्या हो जाएगा आपका इसका बल आघूर्ण कितना 0 हो जाएगा। तो देखिए हम इसमें ले सकते हैं क्या डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी बराबर इसमें लिखा हमने 0। तो डेल्टा जे बराबर क्या हो जाएगा, एक इसको मान हो जाएगा 0। तो इसको डेल्टा को जब इसमें हल करें तो इसको लिखते हैं J2 माइनस J1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से देखो J2 बराबर J1 हमारा इसका मान आ गया। तो हम जानते हैं कि चूँकि
J2 बराबर J1 आ गया, तो J बराबर क्या होता है, कोणीय संवेग बराबर होता है I ओमेगा होता है। तो देखो J2 लिखा तो I2 ओमेगा 2, J1 है तो I1 ओमेगा लिखा, यानी कि I ओमेगा की वैल्यू कितनी कांस्टेंट आ गई। तो इस प्रकार से हमारा रेखीय संवेग संरक्षण क्या इस प्रकार से संरक्षित हो गया, यानी कि रेखीय कोणीय संवेग संरक्षण कौन सा, कोणीय संवेग संरक्षण का इस प्रकार से हमने फॉर्मूला हल कर लिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से डेरिवेशन। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की ओर। तो देखिए अगला हमारा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा क्या, इसमें लिखा आपका गतिज घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड की घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित करना। आपको देखिए कोई पिंड यानी घूर्णन गति कर रहा है, उसकी आपको गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको स्थापित करना है। ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार आपका आ चुका है सेमेस्टर में इस प्रकार से, यानी कि जितनी बार हमारा फिजिक्स फर्स्ट का पेपर हुआ कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, और आप इस बार भी आने का पूरा चांस है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा कि घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड की घूर्णन गति ऊर्जा को आपस में सूत्र स्थापित करने को कहा गया है। तो देखिए इस प्रकार से पहले हमने कोई क्या बनाया, यानी कि कोई पिंड, यानी कि इस प्रकार से कोई आपका पिंड है, ठीक है, इस प्रकार से कोई पिंड है, इस प्रकार देखो इस प्रकार से कोई पिंड है आपका, इसका द्रव्यमान कितना है, इसके कणों का द्रव्यमान कितना है, छोटे छोटे कण इसके अंदर m1, देखो ये m1 है, m2 है, m3 m4, यानी कि छोटे छोटे कण इसके अंदर, और इनकी कणों की त्रिज्या कितनी r1 r2 r3 r4 इस प्रकार से हमने त्रिज्या। जब इन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बड़ा कण बन जाएगा उसको हम लिखेंगे, उसका द्रव्यमान m होगा, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, टोटल m द्रव्यमान हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमको क्या है, चित्र बना लेना। अब आपको बताना है इसमें घूर्णन गतिज ऊर्जा होती क्या। तो देखिए तो माना कि कोई पिंड, ठीक है, माना कि किसी पिंड का द्रव्यमान m है तथा यह पिंड कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यानी कि यह पिंड है वो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जैसे m1 m2 m3 ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे m से मिलकर है। तो देखिए जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 m4 एंड डेस करके हैं इस प्रकार से, तथा इन कणों की केंद्र से दूरियां क्रमशः यानी कि r1 r2 r3 r4 इस प्रकार से डेस करके हैं, तथा यह पिंड अपने अक्ष के परता ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। चूँकि पिंड में उपस्थित सभी कणों की केंद्र से दूरियां भिन्न भिन्न हैं, इसलिए सभी कणों के रेखीय वेग भिन्न भिन्न होंगे। चूँकि पिंड में उपस्थित सभी कणों की केंद्र से दूरियां कैसी अलग है, कोई r1 है कोई r2 है इस प्रकार से, तो इसलिए सभी कणों के रेखीय वेग भिन्न भिन्न होंगे, परंतु कोणीय वेग कैसे समान होंगे, परंतु कोणीय वेग समान होंगे। अतः इस स्थिति में क्या होगा, देखिए हम इसको लिख सकते हैं घूर्णन गति करते हुए प्रथम कण का द्रव्यमान क्या लिखेंगे, देखिए घूर्णन गति करते हुए प्रथम कण का रेखीय वेग v बराबर क्या होता है, r ओमेगा होता है, v बराबर क्या r ओमेगा होता है। देखो इसकी त्रिज्या r1 है और ओमेगा कोणीय वेग तो सब में समान होगा, इसलिए हम लिखेंगे इसमें ओमेगा, ठीक है। तो v1 बराबर क्या होगा, प्रथम कण का क्या v1 बराबर r1 ओमेगा, इसी प्रकार लिखेंगे दूसरा। तो देखिए घूर्णन गति करते हुए प्रथम कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, हमारी गतिज ऊर्जा बराबर होता है k बराबर हाफ mv² होता है। बच्चों की प्रथम कण के तो लिखेंगे k1 बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर, k1 बराबर m1, तो k1 बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर लिखा हमने, v1 स्क्वायर इस प्रकार से। चूँकि हम इसको लिख सकते हैं v बराबर क्या r ओमेगा हमने पढ़ा, तो इसकी रखते वैल्यू यहाँ पर r ओमेगा। तो लिखिए k1 बराबर 1/2 m1 r1 ओमेगा का होल स्क्वायर, हमने इस प्रकार से इसको कर लिया। पढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट इसकी स्लाइड को देखिए। तो हमने लिखा इसमें k1 बराबर इसको हम हल करके लिख सकते हैं 1/2 m1, इसका भी स्क्वायर करें तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब लिखा बिल्कुल सेम जैसे प्रथम कण के लिखा था ऐसे लिखेंगे दूसरे कण के लिए। तो देखो दूसरे कण की गति ऊर्जा क्या बिल्कुल सेम, k2 1/2 m2 r2 का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखा। तृतीय कण की गति ऊर्जा क्या होगी इस प्रकार से, k3 बराबर 1/2 m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे प्रकार सेम प्रकार क्या होगा चौथे कण की गति ऊर्जा इस प्रकार से हम इसमें लिखेंगे k4 बराबर 1/2 m4 r4 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखा। तो देखिए पूरे पिंड की गति ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी, देखो जितनी गति ऊर्जा आएंगे, तो देखिए पूरे पिंड की घूर्णन गति ऊर्जा कैसे निकलेगी, सभी छोटी छोटी गति ऊर्जाओं को हम आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए k बराबर k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 4 k4 इस प्रकार से इसमें डेटस करके जोड़ दिया। अब इनके मान रख देते हैं। तो देखो k1 का मान रखा हमने k1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस k2 का मान रखा 1/2 m2 स्क्वायर r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, k3 का मान रखा 1/2 m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और k4 का मान रखा 1/2 m4 r4 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू रखी। अब इनको हमने आपस में जोड़ा तो इसमें देखो हमको क्या 1/2 ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन मिला। तो देखिए 1/2 ओमेगा स्क्वायर को हमने कॉमन निकाला, क्या बचा m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। इस प्रकार से डाटा करके हमारे ये सब्सटेंट बचे हुए हैं। अभी देखो k बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर लिखा है। तो देखो हम जानते हैं m1 r स्क्वायर क्या होता है, I1 होता है, यानी कि जड़त्व आघूर्ण होता है। जड़त्व आघूर्ण हमारा होता है I बराबर तो m1
एक एम आर स्क्वायर क्या होता है आई वन होता है, बिल्कुल लिख देंगे एम वन आर वन स्क्वायर रखेंगे आई वन, एम टू आर टू स्क्वायर आर रखेंगे आई टू, इस प्रकार से आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री बन जाएगा। तो इसको लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं के बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर और सिग्मा यानी कि समस्त इनको आपस में जोड़ दिया तो सिग्मा आई हो जाएगा। तो के बराबर लिख सकते हैं इसको के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इस फॉर्मूले को प्रूव कर लिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।